किडनी में क्या होता है कि ऑक्सलेट साल्ट का डिपोजिशन बढ़ जाता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, किडनी स्टोन्स फॉर्म कर देता है। आया समझ में? तो दिस इंक्रीज इन साइज कॉज इमेंस पेन इन पेशेंट। तो इसके बढ़ने के कारण क्या होता है, समझे? तो इसके बढ़ने के कारण क्या होता है कि पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन आता होता है, ठीक ना। तो ट्रीटमेंट क्या है, एक ट्रीटमेंट क्या है, तो हम लोग को क्या कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए, एक्सेस ड्रिंक वाटर। आया समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसमें और क्या कहा जा रहा है ये देख लेते हैं। यानी कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए। और यूजिंग ESWL, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो आज हम लोग एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं और ये आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर रिलेशंस का लेक्चर नंबर 9 है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, NCERT पोर्शन को कवर करेंगे और उसके बाद कुछ नीट बेसिस पर MCQs करेंगे प्रैक्टिस। ठीक, तो चलिए आज हम लोग एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यूरेमिया। आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे, क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे, 9th 10th में पढ़े होंगे। ठीक, तो यूरेमिया क्या होता है, तो देखिए इस डिसऑर्डर में क्या होता है, क्या कहा जा रहा है, देखिए इन दिस डिसऑर्डर excess or high accumulating of urea in blood takes place which is highly harmful and may lead to kidney failure। तो आपको शुरू में जब चैप्टर का हम स्टार्टिंग कर रहे थे तो वहाँ पर आपको बताए थे कि यूरिया कितना हार्मफुल होता है या नाइट्रोजनस प्रोडक्ट हमारे बॉडी के लिए कितना हार्मफुल होता है। ठीक, तो यूरिया भी एक क्या होता है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट ही है। तो यही बात कहा जा रहा है कि हमारे ब्लड में क्या होता है कि एक्सेस ऑफ यूरिया हो जाता है, जिस जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक, समझे? और जिसके वजह से क्या होता है कि किडनी फेल भी हो सकता है। ठीक, तो ये इस प्रोसेस क्या कहते हैं, इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, यूरेमिया। जब क्या हो, ब्लड में यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। तो इस क्या कहते हैं, दिस इज़ रिमूव बाय प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। और इस चीज़ को हम जो है कैसे रिमूव कर सकते हैं, एक्सेस यूरिया हो जाए तो हम इसको कैसे रिमूव करते हैं, हीमोडायलिसिस के प्रोसेस से। समझे? तो अब हीमोडायलिसिस जो है कैसे होता है, तो एक आर्टिफिशियल मशीन के द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोडायलाइजर, या फिर हम इसको आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ हीमोडायलाइजर मशीन। हीमोडायलाइजर तो एक मशीन का नाम है और इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। ठीक ना, क्योंकि ये इन्वायरमेंट जो है सेम प्रोवाइड करता है किडनी जैसा। ठीक, और फिर जैसे किडनी में फिल्टरेशंस होता है, ठीक यहाँ पर भी वैसा भी यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ मीडियम बनाए जाते, तैयार किए जाते हैं ताकि फिल्टरेशंस बहुत ज़्यादा अच्छा से हो सके। तो चलिए हीमोडायलाइजर मशीन करता क्या है एक्चुअल में, उस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं। हालांकि इस चीज़ को तो हम लोग 10th में बहुत बेहतर से जान रहे थे, लेकिन यहाँ पर ब्रीफ आइडिया लेंगे क्योंकि इस चीज़ के बारे में आपका बुक जो है जितना बताया है वो बहुत कम था, मतलब NCERT जितना बताती है वो बहुत कम था। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, इन दिस प्रोसेस ब्लड फ्रॉम द आर्टरी इज ड्रेन इनटू द यूनिट, इनटू दिस यूनिट। दिस यूनिट का मतलब हुआ कि हीमोडाइलेशन में तो क्या करते हैं कि ब्लड को आर्टरी से हम लोग क्या करते हैं, हीमोडाइलेशन मशीन में लेते हैं और उसमें क्या ऐड कर देते हैं, हम एंटीकोगुलेंट ऐड करते हैं ताकि ब्लड क्या हो, आ, जमे नहीं, ठीक है ना, थक्का नहीं बने ब्लड में। ठीक, तो उसमें क्या डाल देते हैं, हेपरिन डाल देते हैं। तो हेपरिन क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट होता है, तो इसको हम लोग डाल देते हैं उसमें। ठीक, ताकि ब्लड जो है जमे नहीं, ठीक ना, ठीक से फ्लो कर सके। तो अब देखिए क्या होता है कि दिस यूनिट कंटेन क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब। तो अब इसमें क्या होता है कि क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब होता है, ठीक ना, एक ट्यूब टाइप का होता है ऐसे करके। क्या यहाँ पर एक मिनट रुकिए, हम आपको कोशिश करते हैं बताने का, कहीं सादा पेज मिल जाए। अच्छा, देखिए कुछ ऐसे करके, ठीक है ना, तो ऐसे करके कुछ क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब होता है, ऐसा समझ में। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आर्टरी से ब्लड निकाल के रख देते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, दिस यूनिट, तो क्या कहा जा रहा है कि दिस यूनिट कंटेन क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब। तो एक सेलोफेन ट्यूब जो होता है क्वाइल्ड, एक क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब होता है इसमें, जो क्या करता है, सराउंड बाय डाइलाइसिंग फ्लूइड हैविंग द सेम कंपोजिशन दैट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि सेम
प्लाज्मा के जैसा ही होता है, जैसे कि मान लीजिए ये, इसको हम एक चैम्बर बनाते हैं। तो अब इसमें देख लीजिए, इधर से मान लीजिए ब्लड देते हैं, फिर इधर से क्या होता है, आ, इधर से इम्प्योर ब्लड आ रहा होता, मान लीजिए इधर से प्योर ब्लड जा रहा होता बॉडी में फिर से वापस, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ऐसे करके, तो अब इस बीच में जो फ्लूइड होता है वो सेम होता है जैसे हम लोग का बॉडी में होता है, ठीक ना। तो अब ये देखिए, लेकिन ये फ्लूइड जो होता है ये बीच में, मतलब इसमें सब चीज़ होता है, ठीक ना, सभी मीडियम होते हैं, लेकिन इसमें यूरिया का मात्रा बहुत कम होता है, मतलब नाइट्रोजनस प्रोडक्ट का बात अगर करें तो इसमें होता ही नहीं है, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग का ब्लड में तो, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है, ये क्या होता है, सेमी परमिएबल होने के कारण क्या होता है कि जब इसमें ब्लड आता है तो वो उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये बाहर निकल जाता है, समझे। और जितना वाटर की ज़रूरत होती है, जितना सब चीज़ की ज़रूरत है, फ्लूइड की ज़रूरत होती है, वो इससे अंदर चला जाता है, वो ब्लड में चला जाता है। आया समझ में, क्योंकि ये भी जैसे ये भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसे काम करता है सेलोफेन ट्यूब। तो चलिए इसमें आगे क्या कहता है वो देख लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि दिस यूनिट कंटेन coiled cellophane tube surrounded by dialysing fluid having the same composition that of the plasma। तो यानी प्लाज्मा में जो भी कंपोजिशन होता है, मतलब प्लाज्मा में जो जो चीज़ होता है, ठीक वैसा ही प्रोडक्ट यहाँ पर भी होता है, सिर्फ उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है। आया समझ में। अब क्या कहता है, नाउ सेलोफेन बीइंग एसपीएम, तो बता दिया अभी। सेलोफेन सेलोफेन क्या होता है कि सेमी परमिएबल होता है। इट अलाउज द पासेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अंदर जो चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कम है, तो अंदर से बाहर की ओर आता है। फॉर एग्जांपल आपके ब्लड के अंदर में क्या होता है कि यूरिया का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कि बाहर की ओर आ जाता है, किसमें, वो जो है मतलब यस, इस मीडियम में आ जाता है, ठीक ना, ये डायलाइसर फ्लूइड में आ जाता है, ठीक। और ये फ्लूइड जो है, अगर बॉडी को जितना मतलब क्या करते हैं कि जितना फ्लूइड चाहिए होता है ब्लड को वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए, तो वो उसमें चली जाती है। आया समझ में। अब क्या कहा जा रहा है, नाउ नाइट्रोजनस वेस्ट इज एब्सेंट इन डायलाइसिंग फ्लूइड। तो बात तो वही बोल रहे थे ना कि इसमें सब चीज़ होता है, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, ठीक। सो इट स्केप इनटू इट फ्रॉम सेलोफेन मेम्ब्रेन। तो इसलिए क्या होता है कि सेल यहाँ पर जो है डायलाइसर फ्लूइड में तो नाइट्रोजनस वेस्ट होता नहीं, इसीलिए क्या होता है सेलोफेन ट्यूब से ब्लड में से क्या होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो स्केप आउट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है, ठीक। आफ्टर क्लीनिसिंग ब्लड इज सेंट बैक टू द बॉडी बाय अ वेन बाय एडिंग एंटीकोगुलेंट हेपरिन एट बॉडी टेम्परेचर्स। तो अब देख लीजिए, तो क्या होता है कि जैसे इसमें देख लीजिए, जब बॉडी से ब्लड आ रहा होता है तो उसको कूल किया जाता है, और फिर बॉडी में इसको वापस भेजने के लिए इसको फिर क्या किया जाता है कि बॉडी टेम्परेचर तक इसको हीट किया जाता है। आया समझ में। तो यानी कि टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंजेस लाया जाता है, मतलब जब इसको सेलोफेन मेम्ब्रेन में लाया जाता है तो इसका टेम्परेचर कम कर दिया जाता है, और फिर बॉडी में जब भेजा जाता है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाता है। आया समझ में। तो ये एक तरह से क्या कह सकते हैं, एक बूंद साबित हुआ यूरेमिक पेशेंट के लिए, ठीक ना। तो डायलिसिस प्रोसेस जो है एक वरदान साबित हुआ किसके लिए, यूरेमिक पेशेंट के लिए। आया समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, रीनल फेल्योर की तरफ बढ़ते हैं। अब रीनल फेल्योर क्या होता है, देखिए आपका बुक में जो है जितना दिया हुआ है वो बहुत कम था, लेकिन हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक ना। तो इसीलिए थोड़ा सा उस जो चीज़ है बुक में उसी चीज़ को थोड़ा सा हम अपने लैंग्वेज में करके बता रहे हैं। अब रीनल फेल्योर क्या होता है, रीनल फेल्योर मतलब, तो इसमें देख लीजिए कहने का मतलब कि रीनल सिस्टम काम करना बंद कर दें, यही कहेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस इन ह्यूमन किडनी, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस डिक्रीज हो जाता है किडनी का, विच अकर्स व्हेन बोथ किडनी इज डैमेज। तो कब होता है, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कब कम हो जाता, कब डिक्रीज हो जाता पूरा पूरे, जबकि हमारा दोनों किडनी डैमेज्ड हो जाता, दोनों का दोनों किडनी डैमेज हो जाता और काम करना बंद कर देता है, स्टॉप वर्किंग, समझे। इस केस में क्या होता है कि रीनल फेल्योर का केस आता है। इस केस को ही हम रीनल फेल्योर कहते हैं। रीनल फेल्योर का मतलब हुआ है कि दोनों किडनी डैमेज हो चुका, काम करना बंद कर चुका है, इसीलिए क्या होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशंस बहुत कम हो गया, समझे।
तो द मेन फीचर्स ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर इज स्कैंटी यूरिन प्रोडक्शन। इसका एक मुख्य कारण क्या हो सकता है कि यूरिन कम प्रोड्यूस होना, मतलब हम लोग का यूरिन जितना प्रोड्यूस होना चाहिए पर डे वो नहीं हो पा रहा, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि ये हुआ, ठीक, इसीलिए रीनल फेल्योर का कारण हो सकता है। ठीक, बहुत कम यूरिन बन रहा है, इसका मतलब कि ये आपको किधर ले जा रहा है, रीनल फेल्योर की ओर ले जा रहा है। अब देखिए ट्रीटमेंट इसका क्या होता है। तो एक एक अल्टीमेट कारण होता है कि एक अल्टीमेट गोल होता है कि आप इसका ट्रांसप्लांट करवा लें। क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन ही इसका एक लास्ट उपाय और कुछ नहीं। हाँ, अब देखिए ट्रांसप्लांटेशन में भी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते पेशेंट में। क्या हो सकता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब देखिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ड्यू टू रिजेक्शंस बाय बॉडी। अब देख लीजिए हम लोग का बॉडी का हर एक सेल हम लोग को पहचानता है, ठीक, लेकिन हम लोग क्या करते हैं किसी दूसरे का बॉडी से अगर कोई ऑर्गन को अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक ना, किसी बॉडी दूसरे बॉडी से लेकर के अगर अपने बॉडी में इम्प्लांट करते हैं, ठीक, ठीक ना, तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग का बॉडी इसको रिजेक्ट कर देता है। तो इस रिजेक्टेंस की वजह से हम लोग को क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। समझ में आया? हाँ, लेकिन अगर आपके क्लोज रिलेशंस में कोई मिल जाते हैं डोनर तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम, मतलब नहीं के बराबर होते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस घट जाते हैं, यानी कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का चांसेस घट जाता है। समझे? तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये रीनल फेल्योर के बारे में पढ़ लिया, इसका ट्रीटमेंट पढ़ लिया, इसका कॉम्प्लिकेशंस पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम लोग रीनल कैल्कुलाई। तो यानी कि किडनी स्टोन्स भी इसको हम कहते हैं, रीनल कैल्कुलाई को किडनी स्टोन्स भी कहते हैं। तो चलिए इसमें क्या होता है। तो stones are the insoluble mass of crystalline salt, oxalate salt, formed within the body और किडनी। बॉडी मतलब किडनी। तो कहने का मतलब अगर किडनी में क्या होता है कि ऑक्जेलेट साल्ट का डिपोजिशन बढ़ जाता है, ठीक ना, तो ये क्या होता है किडनी स्टोन्स फॉर्म कर देता है। आया समझ में? तो दिस इंक्रीज इन साइज कॉज इमेंस पेन इन पेशेंट। तो इसके बढ़ने के कारण क्या होता है, समझे? तो इसके बढ़ने के कारण क्या होता है कि पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन आता होता है, ठीक ना। तो ट्रीटमेंट क्या है, एक ट्रीटमेंट क्या है, तो हम लोग को क्या कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए, एक्सेस ड्रिंक वाटर। आया समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें और क्या कहा जा रहा है ये देख लेते हैं। यानी कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए। और यूजिंग ESWL, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है ना। ये आपके काम का नहीं है लेकिन फिर फॉर ओनली फॉर नॉलेज पर्पस, ठीक है ना, बस जान लीजिए, ठीक। तो क्या है ESWL, तो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सिन। समझे? एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सिन। आया समझ में? हाँ, तो ये लिथोट्रिप्स है टू ब्रेक द स्टोन। तो ये एक प्रोसेस क्या होता है जिसके वजह से, जिसके थ्रू क्या होता है कि स्टोन्स को ब्रेक किया जाता है, ठीक ना, टू ब्रेक द स्टोन इफ इट इज लार्ज। तो इस प्रोसेस के जरिए यानी ESWL प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर स्टोन्स का साइज बहुत बड़ा है तो उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इफ स्टोन इज वेरी बिग, अगर स्टोन बहुत बड़ा है तो फिर हम लोग को सर्जन से ही मिलना पड़ेगा, यानी सर्जरी एक कारण है। अब उसका सर्जरी ही करना होगा अगर बहुत बड़ा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। इस प्रोसेस को यानी कि स्टोन्स का सर्जरी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। इस वर्ड को नोट कर लीजिए। देखिए ये आपके नीट एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ये आपका बुक में है, ये भी था। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और इसको हम क्या कहते हैं नेफ्राइटिस के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं ब्राइट्स डिजीज। क्या कहते हैं ब्राइट्स डिजीज। आया समझ में? अब नेफ्राइटिस क्या है, तो नेफ्राइटिस का मतलब देखिए किसी भी चीज़ में अगर वर्ड में अगर आइटिस लग गया, इसका मतलब इन्फ्लामेशन के केस में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी इन्फ्लामेशन हुआ है वहाँ पर। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें तो क्या कहते हैं इज ऑल्सो कैरेक्टराइज बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी और
इन द ग्लोमेरुला ऑफ द किडनी, यानी कि किडनी में या फिर ग्लोमेरुलाई में क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। आया समझ में? तो देखिए क्या कहते हैं, इन दिस केस, इन दिस द ग्लोमेरुलाई आर completely filled in blood. If many glomeruli becomes non-functional, the patients need artificial kidney. तो अब इसमें क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में पूरा का पूरा ब्लड बढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि देख लीजिए उधर फिल्टरेशन तो रुकी हुई है, ठीक है ना, तो फिल्टरेशन रुकी हुई तो ब्लड जो है अब इसी में रुक गया, जिसके वजह से क्या होता है कि पेशेंट को अब और ज़्यादा देर तक रखा नहीं जाता, क्योंकि देख लीजिए ब्लड भर रहा है, वो आपका बॉडी में ही रह जा रहा है, उसका फिल्टरेशन रुक गया है, ठीक ना, ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन जो होता है वो रुक चुका है क्योंकि ब्लड वहाँ पर आके रुक गया। तो इसका मतलब कि आपके बॉडी में यूरिया बढ़ रहा है, और यूरिया बढ़ रहा है तो आपको समझ लीजिए यूरेमिया की तरफ फिर से लेके जा रहा है, ठीक है ना, आपको यूरेमिया की तरफ फिर से लेकर के जा रहा है। तो इसको बचने के लिए फिर से आर्टिफिशियल किडनी का सहारा लेना पड़ेगा, यानी डायलिसिस मशीन का सहायता लेना पड़ेगा। ठीक, आया समझ में? इफ़ इट में बी एक्यूट और क्रोनिक, अच्छा सॉरी, इट ये जो है ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। अब एक्यूट का मतलब होता है कि जो हाल फिलहाल में हुआ तो वो जल्दी ठीक हो सकता है, और क्रोनिक का मतलब होता है कि बहुत दिन से ये प्रॉब्लम आपके पास है, तो इसका मतलब है कि आपका उसका ट्रीटमेंट के लिए भी टाइम लग सकता है ज़्यादा, समझे? तो यही बात है। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका, जनरली आपकी बुक में ट्रीटमेंट के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन हम बात कर ले रहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, जनरली वी कीप आई अपॉन द सिम्टोमेटिक थिंग्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो जो सिम्टम्स हो सकते हैं होता है, तो सिम्टम से हम लोग बचने का कोशिश करते हैं। तो सिम्टम को हम लोग मतलब सिम्टम से बचेंगे तो फिर क्या होता है कि मतलब अपने आप थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है, समझे? जैसे कि इस समय मान लीजिए कि कुछ दर्द हो रहा है, ठीक, तो दर्द का हम लोग टेबलेट खा लेते हैं, तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हुआ, समझ में आ रहा? सिम्टम्स जो है आप उसका इलाज करते रहें। फॉर फर्दर वी मस्ट विजिट नेफ्रोलॉजिस्ट, तो यानी कि अगर इससे आगे की बात अगर बढ़ रही है तो हम लोग को नेफ्रोलॉजिस्ट के पास मिलना होगा, समझे? तो अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या क्या आ जाता है, अब इसमें आपका डाइटरी चेंज आ जाता है, मतलब खाने में कुछ कुछ परिवर्तन कर लीजिए, जैसे लेस अमाउंट ऑफ साल्ट फैट एंड प्रोटीन, तो ऐसा भोजन करें जिसमें कि कम मात्रा में नमक हो, मतलब ऐसा कम मात्रा में नमक ले, फैट ले, प्रोटीन ले, मतलब ऐसा भोजन लीजिए जिसमें कि नमक कम लगे, फैट कम हो और प्रोटीन कम हो। लेस ड्रिंक फ्लूइड, मतलब कम पानी पिए ताकि आपका बॉडी का वो सर्कुलेशन तेज ना हो, ठीक ना, आया समझ में? तो स्टॉप, क्योंकि आप देख लीजिए क्योंकि वाटर का इधर तो निकासी है नहीं आपका, लेकिन पानी पी के तो आप फिर जमा नहीं कर सकते ना। अब देख लीजिए क्या कहते हैं, स्टॉप स्टॉप स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग कर रहे होते तो उसको क्या करना होता है कि रोकना होता है आपको, ठीक ना, टू अवॉइड फ्रॉम वर्सन सिचुएशन, यानी कि अगर आपको खतरनाक सिचुएशन, ठीक ना, से बचना है तो यानी स्मोकिंग छोड़ना होगा। अब फिर अगर अगर ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है तो यहाँ पर आपको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लिया जाएगा, ड्रग देना देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिए इसमें क्या होता है कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ही एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको बचा सकता है, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से। ये क्या करता है कि हम लोग का इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रख देता है जब तक इसका असर रहता है, ठीक ना। इफ़ इट इज़ इफ़ इट इज़ बाय इम्यून डिसऑर्डर देन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग इज़ रिकमेंडेड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ट्रांसप्लांट कुछ करवा रहे हैं या फिर ये हम लोग का ऑटोमेटिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है नेफ्राइटिस, तो इस दोनों केस में हम लोग क्या चूज करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। आया समझ में? तो अब ये क्या हो सकता है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग कैसा हो सकता है, स्टेरॉयड हो सकता है, बीपी रिलेटेड हो सकता है, और इसके केस में दूसरा क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज या फिर वैक्सीनेशन। आया समझ में? ये सब प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फ्लूइड आपकी बॉडी से निकल रहा होता है, और इसमें इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में एडीएच, ठीक ना, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो है ये आपके बॉडी में लेस है, जिसके वजह से आपका क्या होता है कि एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड
बाहर आ जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो एडीएच क्या करता है कि यह कंट्रोल करता है हम लोग का बॉडी का फ्लूइड लेवल पे, ठीक है ना, कितना मात्रा में यूरिन निकलना चाहिए इसको कंट्रोल करता है ये हार्मोन्स, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका मात्रा अगर कम हो गया तो फिर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड निकलेगा बॉडी से। अब चलिए एडिमा के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। इट इज़ एक्यूमुलेशंस ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लूइड इन टिश्यू। अगर टिश्यू में बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, जमा हो जाए एक जगह, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिमा के नाम से जानते हैं। अब एक्सेस सोडियम आयंस रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आईसीएफ विदाउट चेंज इन देयर ऑस्मोलरिटी। यानी कि अगर हम हमारे शरीर में सोडियम आयन का मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया तो इसके वजह से क्या होता है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड का लेवल बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, एडिमा हो जाता है। आए समझ में? तो अब लास्ट है हम लोग का क्या, इसको कहते हैं हम हाइपरटेंशन ड्यू टू रेनिन सिक्रेशंस। अब हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन ड्यू टू रेनिन सिक्रेशन। हाइपरटेंशन ऑफ रेनिन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन विच लीड टू हाइपरटेंशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपरटेंशन की वजह से फिर क्या हुआ, रेनिन, अब क्या कहते हैं, हाइपर सिक्रेशंस ऑफ रेनिन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन विच लीड टू हाइपरटेंशन। यानी कि अगर रेनिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक ना, तो ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन का फॉर्मेशन ज़्यादा करवाएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगा। आया समझ में? तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऐसे लेक्चर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल पेज को फॉलो कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @SBW @SBW संजीत के नाम से। ठीक, थैंक यू।